लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस पैकेज से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अब बड़ी खबर आपको देंगे देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है। सुबह 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक देहरादून में 11 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। 11 बजे के वक्त सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। क्या अहम फैसले, क्या अहम प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, सारी जानकारियां हमारे संवाददाता विनोद कुमार अब देंगे। हमारे साथ जुड़ गए विनोद। कैबिनेट की बैठक 11 बजे होगी, कौन कौन से प्रस्ताव रखे जा सकते हैं? जी देखिए, इस कैबिनेट बैठक में तमाम स्वास्थ्य संबंधित फैसले सरकार ले सकती है। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए सरकार तमाम अन्य फैसलों को लेकर अपनी व्यवस्था गिनाएगी। और साथ ही साथ तमाम जितने भी जैसे प्रवासी उत्तराखंडी लगातार उत्तराखंड में आ रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, क्वारंटीन की क्या व्यवस्था है, और जिस जिस जिले में वो जनपद में वो जा रहे हैं, वहां पर प्रशिक्षित डॉक्टर है या नहीं है, N95 मास्क सरकार के पास कितनी व्यवस्था है, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित फैसलों पर सरकार की मोहर लग सकती है। सचिवालय में 11 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी और करीब 1.5 घंटे के बाद में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक इसकी ब्रीफिंग करेंगे। अभी इतना जरूर है कि जिस तरह से लगातार प्रवासी उत्तराखंडी लगातार उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, एक चिंता का सबब सरकार के सामने है, चुनौती सामने है। उसको देखना और उससे निपटना भी बड़ी एक चुनौती सरकार के सामने जरूर होगा। वो तमाम जितनी भी सरकार की व्यवस्था है स्वास्थ्य संबंधित कोरोना काल से निपटने के लिए, उन सबको लेकर आज कैबिनेट बैठक होगी। तमाम महत्वपूर्ण फैसलों पर आज सरकार अपनी मोहर लगा सकती है। राजीव जी, विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो स्वास्थ्य संबंधित कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उत्तराखंडी प्रवासी लौट रहे हैं, रोजगार की अब सभी को मांग है। इन प्रवासी उत्तराखंडियों को उत्तराखंड में ही रखना भी लक्ष्य होगा। बहुत सारे पहलू हैं जिन पर चर्चा होगी और कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हो सकते हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 69 हो गई। मंगलवार को नैनीताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि 23 साल की एक युवती भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। ये लड़की गुरुग्राम से हल्द्वानी आई थी और अब ये कोरोना पॉजिटिव मिली है। चिंताजनक बात है उत्तराखंड के लिए। अब प्रवासी उत्तराखंडी वापस लौट रहे हैं और इस बीच में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये उत्तराखंड के लिहाज से बहुत अच्छे संकेत नहीं है।
दूसरे राज्यों की तुलना में अस्पतालों में ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं और ख़ासतौर पर जो पहाड़ों में है उन्हें पहाड़ों में अच्छे अस्पताल नहीं मिलेंगे नहीं अगर वहाँ तक कोरोना पहुँच गया। उत्तरकाशी में केस जरूर आया है और अब हल्द्वानी में एक 23 साल की ये युवती कोरोना पॉजिटिव मिली है। गुरुग्राम से हल्द्वानी आई थी और मंगलवार को नैनीताल में कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है। कुल संख्या 69 इस वक्त उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हो गई है। ये चिंताजनक बात है। मसूरी में होम क्वारंटीन किए गए 60 साल के वृद्ध की अचानक मौत से प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मृतक का सैंपल लिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को एम्बुलेंस के जरिए देहरादून अस्पताल भेज दिया। जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम विद्याभूषण नेगी था। वो हृदय रोग से ग्रसित था और 10 साल पहले उसकी बाईपास सर्जरी हुई थी। हेल्थ टीम में शामिल डॉक्टर ने बताया कि एहतियात के तौर पर मृतक के शव को देहरादून के दून अस्पताल मॉर्चरी में रखा गया है और सैंपल आने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बेसिकली इनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, होम क्वारंटाइन में रखा गया था, पर इनको कोई पुरानी हिस्ट्री है जब इनकी बाईपास सर्जरी हुई थी और शायद ये डायबिटिक भी हैं। सुबह जब इनके बच्चों ने देखा होगा तो सांस नहीं थी, तो इन लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया। तो एज़ पर प्रोटोकॉल जो हमें करना है, हम लोगों ने इनकी सैंपल लिया है कोरोना के लिए, क्योंकि होम क्वारंटाइन में थे, और इनकी हम बॉडी एज़ पर जो प्रोसीजर है उसको सील करके, डिसइंफेक्ट करके, सील करके बॉडी रखवाई जाएगी, चाहे यहाँ पे चाहे देहरादून में। उत्तरकाशी में पहले कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में आए उसके भाई और उसके 3 साथियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। आपको बताते चलें कि कोरोना पॉजिटिव युवक अपने 3 साथियों के साथ गुजरात के सूरत से उत्तरकाशी चला था और उत्तरकाशी पहुंचने पर कोरोना पॉजिटिव युवक को आइसोलेशन में और उसके 3 साथियों को क्वारंटीन किया गया। वहीं कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में उसका भाई भी आया था। ऋषिकेश स्थित एम्स से जांच रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब हम उन लोगों को आइसोलेशन से क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में 14 डेज़ के सर्विलांस पे रख रहे हैं और साथ ही हमारा जो कंटेनमेंट जोन बने हैं डुंगी और वहाँ पे भी हमारी एक्टिव सर्विलांस अगले 14 डेज़ तक जारी रहेगी, ताकि इन केस अगर कहीं पे कोई सर्ज होता है या स्पाइक दिखता है केसेस में LSRE के, तो हम उस पर नज़र रख सकें। और बाकी जितने बाहर से आने वाले माइग्रेंट्स हैं या जो भी इन्फ्लक्स आ रहा है, उसमें से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस पर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करें और किसी भी कोविड के केस को हम लोग जल्दी आइडेंटिफाई करें। सर लगभग कितने लोग आ चुके होंगे सर ऐसे प्रवासी जो बाहर से आ रहे हैं? 2410 से 2400 से 2500 के बीच में लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे भी फर्दर लोगों का आना जारी है, तो हम लोगों की नज़र उन्हीं पे। महाराष्ट्र राज्य के पुणे से उत्तराखंड के 1206 प्रवासी स्पेशल ट्रेन श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे हरिद्वार पहुंचे, जहां पर इन प्रवासियों का पुलिस और रेलवे स्टाफ ने ताली बजाकर स्वागत किया। इन 1206 प्रवासियों में से करीब 700 से ज्यादा प्रवासी हरिद्वार के रहने वाले। प्रवासियों के हरिद्वार पहुंचने के दौरान प्रशासन और पुलिस ने उत्तराखंड आए प्रवासियों की स्क्रीनिंग और जांच की व्यवस्था की। जांच के बाद दूसरे जिलों के प्रवासियों को उनके गृह जिले के लिए रवाना कर दिया गया और हरिद्वार के रहने वाले प्रवासियों को जांच के लिए अभी प्रशासन ने अपनी देखरेख में रखा। इसमें लगभग 1400 लोग जो है आने का बताया है। इसमें कुमाऊं जाने वाले लोगों को अभी तत्काल जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बाद उनको रवाना किया जाएगा। बाकी जो गढ़वाल रीजन, एंटायर रीजन इंक्लूडिंग हरिद्वार में लगभग 800 लोग हैं, उन लोगों का जो है अभी अकोमोडेशन दिया जा रहा है और कल सुबह जो है डॉक्यूमेंटेशन एंड हरिद्वार वालों के लिए तो स्क्रीनिंग भी होगी। हरिद्वार वालों का जो है स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटीन करेंगे, तो इस प्रकार का व्यवस्था किया है। हाँ, फिलहाल 2 लोगों का जो है टेम्परेचर कुछ ज़्यादा पाया गया है, उनका जो है पृथक से आइसोलेट कर दिया है। सैंपल ले रहे हैं, सैंपल लेकर के जो है फिर टेस्ट रिजल्ट आने के बाद विचार करेंगे। राज्य के कोरोना नोडल अधिकारी शैलेश बगौली ने सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नोडल अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड आने के लिए अब तक 1,98,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें करीब 51,000 लोग अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड वापस लाए गए हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, इन राज्यों से अब तक
उत्तराखंड के प्रवासी वापस आए हैं। इधर उत्तराखंड में लगातार आ रहे प्रवासियों से उत्तराखंड में संक्रमण का खतरा बढ़ गया। हजारों की संख्या में प्रवासी अपने गांव की ओर आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग सभी पर पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन फिर भी पुलिस के लिए ये चुनौती बना हुआ है। पुलिस ने अपनी ओर से पूरी तैयारियों का दावा किया है। उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए सरकार के तमाम प्रयास धरे के धरे रह गए। वही कोरोना काल के चलते प्रवासी उत्तराखंडी बड़ी संख्या में अपने गांव लौट रहे हैं। प्रदेश में पलायन को रोकने और रिवर्स पलायन के लिए बनाए गए पलायन आयोग ने अब सरकार को अपने सुझाव दिए हैं। पलायन आयोग ने स्वरोजगार पर फोकस करने को लेकर सुझाव सरकार के सामने रखे हैं। तो लोग लौट रहे हैं और लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के तुरंत 1-2 दिन बाद तक लगभग 60,000 लोग लौट आए हैं। उन पर हमने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सरकार को दे दी है और उसमें सुझाव यही है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्वरोजगार है, उस पे जोर दिया जाए। और अभी आपको पता ही होगा कि पिछले मंत्रिमंडल के बैठक में सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक लॉन्च की है और उससे इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और अभी ये दूसरे दौर में अभी लोग लौट रहे हैं। अभी तो इनसे बहुत संपर्क हुआ नहीं क्योंकि अभी लोग लौटने की प्रक्रिया जारी है। लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। तमाम इंडस्ट्री बंद होने से बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कोरोना के चलते अभी तक करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इंडस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से बंद है। ऐसे में बिजली खपत ना के बराबर ही है और ऐसे में ये नुकसान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। घाटे की अगर बात करें तो अब हमारी बिजली, हमारे पास सरप्लस बिजली है और वो सरप्लस बिजली सिस्टम में बहुत सस्ती दरों पे जा रही है। उसके कारण हमें नुकसान हुआ है। करीब अभी तक 50 करोड़ के आसपास का नुकसान हो चुका है हम लोगों को। और ये जो नुकसान है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इंडस्ट्रीज़ हमारी नहीं चलती हैं। और भी हमारे बहुत सारे काम हैं जो कि चल सकते थे, वो भी नहीं चले, जिसके कारण थोड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए, हमारी जो वितरण कंपनी है उसी के लिए नहीं है। पूरे भारत में जितनी भी वितरण कंपनियां हैं सबके साथ ऐसा हो रहा है। बागेश्वर जिले से अन्य राज्यों में काम के लिए गए लोगों का जिले में वापस लौटना जारी है और जिले के नोडल अधिकारी ने बताया कि गुजरात के सूरत से ट्रेन से काठगोदाम पहुंचे 1200 यात्रियों में से बागेश्वर के 370 यात्री शामिल हैं, जिन्हें हल्द्वानी से उत्तराखंड परिवहन निगम की 13 बसों से स्टेजिंग एरिया बिलौना बस अड्डे पहुंचाया गया। इसके अलावा अन्य बसों के जरिए 47 यात्री जयपुर और 37 यात्री पंजाब से पहुंचे। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ उनका डेटा तैयार किया जा रहा है। ट्रेन से आया सर, उत्तराखंड सरकार ने अच्छा किया सर। सूरत से हल्द्वानी आया है, हल्द्वानी से सर यहाँ बागेश्वर से सर अच्छा व्यवस्था हुआ सर, टेस्ट हुए सर। अब यहाँ से जो है घर की ओर रवाना किया जा रहा है सर। यहाँ से सर हम चाहते हैं कि बाहर जाने का हमें ऐसा जरूरत ही ना पड़े। देखो सर, बाहर गए तो कितना परेशान रहे सर हम। गाँव घर में रोजी रोटी मिलता तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता सर। राज्य में फंसे हुए लोगों के लिए पास बनाना और भी आसान हो गया है। ऐसे लोग जो प्रशासन द्वारा जारी की गई वेबसाइट देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के जरिए ऑनलाइन पास नहीं बना पा रहे थे, उनकी सहूलियत के लिए अब व्हाट्सएप नंबर भी एक जारी किया गया है। व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी पास बनाया जा सकता है। जिला प्रशासन ने व्हाट्सएप के जरिए पास बनाने की सुविधा शुरू की है। इसके लिए जिला प्रशासन ने एसडीएफ के मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर व्हाट्सएप मैसेज करके पास बनाया जा सकता है। चले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग